हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एसटेट की पीवाईक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, स्पेशल हिंदी की। तो उसमें मैंने आपको 2019 और 20 का जो हिंदी का पोर्शन है 60 नंबर का, वो आपको करवा दिया है। और आज हम करेंगे टीजीटी 2021 का, यानी कि 19-20 टीजीटी पीजीटी मैंने आपको दोनों ही करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे टीजीटी 2021 का पेपर। ठीक है, ये टीजीटी 2021 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। ये क्या कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इनमें से हमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। सौहार्द, विभीषिका, शुश्रूषा, शिष्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सौहार्द जो है ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन विभीषिका विभीषिका कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स? विभीषिका लिखा जाता है ऐसे। तो विभीषिका की शुद्ध वर्तनी हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, फिर है शुश्रूषा। शुश्रूषा भी हमारा गलत हो जाएगा। कैसे लिखा जाता है शुश्रूषा? शुश्रूषा लिखा जाता है हमारा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी शुश्रूषा की वर्तनी। ठीक है, ये वाली राइट हो जाएगी और ये जो इन्होंने दे रखी है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद शिष्ट। शिष्ट है ना, ये ठय की जगह यहाँ पे टय आना है, शिष्ट। ठीक है, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 92। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। इन्होंने पूछा है कि सात्विक अनुभाव नहीं है, इनमें से बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम रस करते हैं ना, रस जो हमारा टॉपिक होता है ग्रामर में, तो उसमें 4 प्रकार के रस होते हैं। कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव। तो ये ना 4 प्रकार के रस बताए गए। तो उनमें से जो अनुभाव है ना, तो उसके भी कुछ पार्ट हैं उसके, जैसे एक तो है सात्विक। ठीक है, दूसरा है कायिक। ठीक है, तीसरा है मानसिक, और चौथा है आहार्य। ठीक है, तो ये ना ये 4 प्रकार के अनुभाव है ना, जो अनुभाव के पार्ट है सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य, ये 4 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, इन्होंने हमने पूछा है कि भाई सात्विक अनुभाव नहीं है, यानी कि सात्विक अनुभाव के भी पार्ट होते हैं और उन पार्टों में से हमें ये 4 दे रखे हैं और इनमें ये बताना है कि भाई ये चारों में से जो सात्विक अनुभाव नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो ये जो है ना सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं ये भी। ठीक है, 8 प्रकार में जो इनमें से नहीं दे रखा मैं बताती हूँ। देखो, आशु जो है ये हमारा सात्विक अनुभाव है। ठीक है, उदार्य, उदार्य हमारा जो है सात्विक अनुभाव नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कंप जो है ये भी हमारा सात्विक प्रभाव है। अब कंप को है ना, इन्होंने एक चीज़ लिखी है, अगर आप कंफ्यूज मत हो ना, अगर वेथु कहीं पर लिखा है तो वो भी कंप को ही माना जाता है। ठीक है, वेथु कंप दोनों ही सेम है। उसके बाद प्रलय, प्रलय भी क्या है? सात्विक अनुभाव है। ठीक है, तो देखो ये 3 हो गई, ये 3 तो हो गई, अश्रु है, कंप है, प्रलय है, यानी कि औदार्य हमारा नहीं है और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये 3 तो है, बाकी और कौन कौन से हैं? देखो 3 ही हो गए। फोर्थ में आपको बताती हूँ, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ क्या है? ये भी क्या है? हमारा एक सात्विक अनुभाव है। उसके बाद स्वेद। ठीक है, ये भी क्या है? सात्विक अनुभाव है। फिर है रोमांच। ठीक है, ये भी सात्विक अनुभाव है। स्वरभंग। ठीक है, और एक है वैवर्ण्य। अब देखो ये हमारे 8 हो गए। 3 तो ये आशु, कंप, प्रलय, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, रोमांच और वैवर्ण्य, ये सारे ना ये 8 हैं, ये हमारे सात्विक अनुभाव हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि सात्विक अनुभाव नहीं है, तो नहीं, इसमें औदार्य हो जाएगा। बाकी आशु, कंप, प्रलय, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, रोमांच और वैवर्ण्य, ये हमारे सात्विक अनुभाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा कि जठर जरठ शब्द युगम का अर्थ, सही अर्थ बताना है। देखो, जठर का और जरठ शब्द युगम का सही अर्थ भेद है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? पेट बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा पेट हो जाएगा, संसार लपट हो जाएगा,
या लपट संसार हो जाएगा। तो देखिए इनमें से हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि एक जठर का मतलब होता है पेट और एक जरठ जो है उसका मतलब होता है बूढ़ा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 94 क्या कहता है। देखो, अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, यानी कि जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है तो उसको क्या कहते हैं, अनुष्ठित, अनुसंधायक, अनुष्ठाता और अनुसंधिस्तु। तो इनमें से ये बताने की कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो कि अनुष्ठाता, यानी कि अनुष्ठान करने वाला अनुष्ठाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये है कि लहासा की और रचना किस विधा में लिखी हुई है, रेखा चित्र में, संस्मरण में, यात्रावर्त में या रिपोर्टाज में। तो फ्रेंड्स जो लहासा की रचना है ये यात्रावृत्त में लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि यात्रा वृत्तांत है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा 96। ये क्या कहता है कि पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने उत्तर काल को क्या दी है, उत्तर मध्यकाल को कौन क्या कहा है इनमें से, श्रृंगार काल का है, अलंकृत काल का है और रीतिकाल का है या कलाकाल का है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो राइट हो जाएगा 1, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है किस चीज़ की, श्रृंगार काल की। ठीक है, यानी कि उत्तर मध्यकाल को इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 97 क्या कहता है कि देखो, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। अब हमें ये बताना है कि असत्य कौन सा है। देखो फ्रेंड्स ये इन्होंने है ना वर्ण का टॉपिक दे दिया। ठीक है, इसमें पूरा वर्ण आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो, कै कंठ अघोष अल्पप्राण व्यंजन है। मतलब कि हमें ये बताना है कि जो कै है वो कंठ भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 है, ये मतलब इस वर्ड में ये 3 है। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको टेबल बताती हूँ कि इसकी टेबल क्या होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स। देखो यहाँ आ जाते कंठ, सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, फिर आ जाता है मूर्धा, फिर आ जाता है दंत और उसके बाद आता है ओष्ठ। ठीक है, अब देखो ये 5 आ गए। अब देखो इसमें आ जाता है कै वर्ग, इसमें चै वर्ग, इसमें जो मूर्धा है इसमें आ जाता है टै वर्ग, दंत है उसमें तै वर्ग और ओष्ठ आता है, इसमें आता है हमारा पै वर्ग, यानी कचट तप हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब देखो कै वर्ग में है ना, जो कै से लेके और अड़ तक है ना, जिस कै ख ग घ है। ठीक है, चै से चै छ ज झण, टै से टै ठ ड ढण, पै से टै थ द धन, प से प फ ब भम। यानी कि ये कै वर्ग में सारे कै वाले आएंगे, चै वर्ग में चै वाले, टै वर्ग में तै वाले और फिर जो है ये तै में द, पै में पै वाले। ठीक है, अब देखो ये समझ लेना आप। ऐसे ही देखो जो कंठ है, अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कै कंठ है अघोष एवं अल्पप्राण है। अब कै जो है कंठ है, कंठ तो है भाई, और जो अल्प प्राण और अघोष प्राण ये कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो जो ये अघोष है ना, देखो यहाँ पे ये 5 होते हैं ना, कै खे गे घे ड़। ठीक है, ये 5 होते हैं और ऐसे ही इनकी लाइन भी आ जाएगी नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये पहला होता है अल्प प्राण। ठीक है, और ये पहला क्या होता है अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, यानी एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। ठीक है, ये महाप्राण हो गया और ये हो गया अल्प प्राण। ठीक है, ये अल्प प्राण हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से अल्प प्राण महाप्राण कौन सा है। देखो मैंने आपको कंठ तो बता दिया, कै कंठ तो है। अब इन्होंने पूछा है अल्प प्राण भी है, तो अल्प प्राण है क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, तो कै हमारा अल्प प्राण भी है। और ऐसे ही सघोष अघोष भी होते हैं। ठीक है, यानी कि आगे के ये 2 वाले जो होते हैं ना, ये दो वाली लाइन जो होती है ये होती है अघोष।
ठीक है। और ये पीछे के 3 वाली लाइन होती है, ये कौन सी होती है, ये सघोष होती है। तो यानी कि ये तो हैं कै जो है ये अघोष भी है, तो हमारा फर्स्ट तो है ठीक। इन्होंने पूछा है असत्य है, तो फर्स्ट हो नहीं सकता। सेकंड है ठय मूर्धन्य। अब ठय को किस में आता है फ्रेंड्स, टय वाली लाइन में, ठीक है, टय वर्ग में आता है, टय ठय, ठय यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इनमें ठय मूर्ध है, तो मूर्धा में है, ये मूर्धा है, मूर्धा में ठय है, बिल्कुल ठीक है। अघोष है, क्योंकि अघोष है, क्योंकि पहले 2 वाली लाइन अघोष होती है और बाद में 3 वाली संघोष होती है, तो अघोष भी है। और महाप्राण भी, अल्पप्राण इसमें हो गया कै वाली लाइन में, जिसमें टय और ठय वाली जो ये लाइन है ना, इसमें हो गया महाप्राण, तो ये हमारा महाप्राण हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। अब हमारा 3 भी ठीक हो गया। क्यों 3 कैसे ठीक होगा, कि जो पै है ना, पै इन्होंने बोला ओष्ठ है, ये जो पै है ये ओष्ठ है, बिल्कुल ठीक है। ये अघोष है, क्योंकि पहली 2 वाली लाइन है, अघोष है, बिल्कुल ठीक है। अल्पप्राण है, तो अल्पप्राण है, क्योंकि पहले अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारा ये लाइन ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 के कैसे गलत हो जाएगा, और गलत ही हमारा आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट होगा। देखो कैसे होगा, रे लुंठित है, ये बिल्कुल ठीक है कि जो रे है ना लुंठित होता है, और घोष घोष होता है, यानी कि सघोष ही बोलते हैं, घोष को भी क्या बोलते हैं, सघोष, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये घोष होता है, लेकिन है ना ये महाप्राण नहीं होता फ्रेंड्स, ये होता है अल्पप्राण, ठीक है। तो आगे भी आप इस टेबल के आगे, टेबल में तो है ना पै तक ही है, बाकी आगे भी जो और वर्ण रहते हैं उनका भी बताया गया है कि भाई किसका कौन सा क्या है, ठीक है। तो जो लेकिन ये है ना, ये अल्प महाप्राण नहीं है फ्रेंड्स, जो रे है ये है अल्पप्राण, तो इसीलिए हमारा जो है ना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने असत्य पूछा है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 98 क्या कहता है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है, दादू दयाल की, रैदास की, कबीर की या नानक देव की। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है कबीर जी। तो ये जो पंक्तियां हैं कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये हमारी कबीर जी की हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से बताना जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखो फ्रेंड्स, मार्तंड, दिनकर, आदित्य, अर्क, सविता, दिवाकर, भास्कर, अर्णव। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर है ना जो 4 राइट हो जाएगा। 4 कैसे राइट हो जाएगा, जो मार्तंड, दिनकर है ये सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्य, अर्क ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, सविता, दिवाकर ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर भी है, लेकिन जो अर्णव है ना ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 100। देखो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है, यानी इनमें से बताना कि विलोम शब्द कौन सा है। तो ग्रह अनुग्रह नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रह अनुग्रह नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो अनुग्रह है ना उसका तो विग्रह होता है, तो ग्रह तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमारा 1 कट हो जाएगा। असीम ससीम, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ठीक है कि असीम का ससीम होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ना ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अज्ञ अनभिज्ञ भी नहीं होता है, ठीक है। अज्ञ का है ना फ्रेंड्स विज्ञ होता है, तो अनभिज्ञ तो होगा नहीं, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। सचेत का चेतन नहीं होता, सचेत का चेत या फिर चेतन का अचेतन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 101। ये क्या कहता है कि किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बनी है, यानी कि जो क्रिया भी हो और उसमें भाव भी आ रहा हो। पंडिताई, फ्रेंड्स पंडिताई नहीं होगा, क्योंकि पंडिताई भाव तो है लेकिन इसमें ना क्रिया नहीं है, पंडित कोई क्रिया थोड़ी ना है। चढ़ाई, चढ़ाई हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो है ना चढ़ना, चढ़ना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। चढ़ना क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, और इसी से ही चढ़ाई बना, इसका भाव होता है चढ़ाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तरुणाई भी नहीं है और चतुराई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 102। 102 क्या कहता है, देखिए प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में असंगत कथन है, तो हमें इसमें असंगत बताना है, ठीक है। तो देखो प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत है, प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये है गलत है।
देखो प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 4 है कि भाई प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 103 क्या कहता है कि देखो किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? अंगारों पर लेटना, जान के लाले पड़ना, हाथ पाँव मारना, ताल निगलना। देखो अंगारों पर लेटना, क्रोध प्रकट करना। अब देखो इनमें से देखो एक चीज़ है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आंसर तो आपको दे रखा है 4, ठीक है, लेकिन है ना जो ये इन्होंने सही पूछा है, तो सही तो ये भी है कि अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना, ये बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, तो पता नहीं इन्होंने किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 4 किया है, क्योंकि 4 भी ठीक है कि दाल निगलना, वश न चलना। ठीक है, हाथ पाँव मारना तो होता ही नहीं है। जो इन्होंने अनुनय विनय करना नहीं होता। हाथ पाँव मारना का मतलब होता है कि बहुत प्रयास करना, कि कोई भी काम करे हमने हर जगह हाथ पाँव मार लिया, नहीं बहुत प्रयास कर लिया, तो अनुनय विनय नहीं होता। ठीक है, जान के लाले पड़ना, जान जोखिम में डालना, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि है ना जान के लाले पड़ने का मतलब होता है कि गहरे संकट में फंसना। ठीक है, लेकिन जो जान को जोखिम में डालना, इसका मतलब क्या होता है कि जान पर खेलना। ठीक है, तो इसलिए हमारा 2 भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट राइट है कि अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना, और 4th भी राइट है कि दाल निगलना, वश न चलना। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 माना है, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड्स दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। बाकी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा 104। इसमें क्या गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? यानी आपको पता है ना फ्रेंड्स कि तत्सम तद्भव क्या होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, और तद्भव क्या होते हैं? जो कि उन्हीं के ही हिंदी वर्जन में बना दिए जाते हैं। देखो सौपन से हमें पहले ही पता लग गया कि भाई सौपन है ना सपने को कहा जाता है। ठीक है, जो सपना होता है उसको ही सपन कहा जाता है, यानी कि ये क्या है, संस्कृत का वर्ड है, तो ये फर्स्ट तो हमारा होगा नहीं। कपूर, गवाल, हल्दी, मुकुट, शीर्ष, पृष्ठ। अब देखो मुकुट है, मुकुट में भी क्या है, मुकुट, शीर्ष क्या होगा हमारा, सिर का हो गया ना। ठीक है, सिर का हमारा वो हो गया शीर्ष, संस्कृत का वर्ड, तो हमारा 3rd भी नहीं होगा। फिर है संध्या, संध्या के किसको कहते हैं फ्रेंड्स? शाम को कहते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कपूर, ग्वाल, हल्दी, ये जो है ना 2nd ऑप्शन, ये सारे ही वर्ड किसके हैं? ये सारे ही वर्ड हमारे तद्भव के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ये बतानी है कि इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है। तो आप बताओ कि जो अकर्मक क्रिया होती है ना, वो कौन सी होती है फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है कि धावक सड़क पर दौड़ रहे थे, महेश अध्यापक बन गया, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वह तालाब में तैर रही है। तो इन चारों में से है ना कौन सा है कि भाई जो हमारा अकर्मक नहीं है? देखो धावक सड़क पर दौड़ रहे थे, इसमें क्या है कि भाई जो दौड़ना है ना, ये क्रिया कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? धावक पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्म की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये है ना ये हमारा अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर है ऑप्शन नंबर 2 कि महेश अध्यापक बन गया। अब जो महेश अध्यापक बन गया, जो बनने की जो क्रिया हुई है, वो किसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है? वो महेश पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा ये कौन सी है? कर्म क्रिया है। अब देखो 3rd, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। अब लिखने की क्रिया का जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रामायण पर पड़ रहा है, क्योंकि क्या लिखी उन्होंने? रामायण लिखी, तो ये कर्म हो गया। तो जो ये जिसमें वाक्य में कर्म होता है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्म के साथ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। अब देखो 4, वह तालाब में तैर रही है, यानी कि तैरने की क्रिया किस पे हो रही है? वह पर हो रही है, यानी कि जो वह है इस पे ना वो प्रभाव पड़ रहा है, तो ये जो इसमें कर्म की आवश्यकता भी नहीं है वही। ठीक है, तो इसलिए ये भी अकर्मक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106। ये क्या कहता है कि कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। देखो कनुप्रिया, आत्मजयी, उत्तरजय
और एक पुरुष और। तो कंठो उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो कि है आत्मजयी। अब देखो जो कनुप्रिया है ना, कनुप्रिया किसके द्वारा लिखी गई है? कनुप्रिया लिखी गई है धर्मवीर भारती के द्वारा, धर्मवीर भारती जी के द्वारा। जो आत्मजयी है ना फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कुंवर नारायण जी के द्वारा। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण जी की है। ठीक है। उसके बाद उत्तरजय, उत्तरजय है ना, इसी को ही क्या बोला गया फ्रेंड्स? उत्तरायण। ठीक है। उत्तरायण और उत्तरजय ये दोनों सेम ही है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है राम कुमार वर्मा के द्वारा, वर्मा। ठीक है। अब देखो फिर है एक पुरुष और। एक पुरुष और किसके लिए लिखी गई है? ये लिखी गई है जनेंद्र कुमार। ठीक है। तो ये सारे ही फ्रेंड्स इनके कवि थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा 107। ये क्या कहता है? एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा मैं आपके लिए छोटा कर दूँ। अब देखो क्या कहता है कि किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? ठीक है। इसमें बताना है कि भावार्थ सही नहीं है। देखो 3 में ना 13 में जो किसी गिनती में न हो नगण्य, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो किसी गिनती में नहीं होता, 3 में ना 13 में, ये ठीक है। उसके बाद है कि लाठी टूटे ना सांप मरे, यानी कि बिना किसी की हानि हुए सवार्थ सिद्ध हो जाए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि ना तो लाठी टूटी ना सांप मरा। ठीक है। लाठी टूटे ना सांप मरे, तो क्या है? बिना किसी की हानि हुए स्वार्थ सिद्ध हो जाए। उसके बाद है नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई। ये बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। क्योंकि नेकी कर और दरिया में डाल मतलब कि किसी का भला करके उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए कि उन्होंने किसी का भला किया। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि भलाई का बदला बुराई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। 4th है कि आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 3rd जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने गलत दे रखा है और नहीं ही हमसे पूछा है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? अब इसमें क्या बताना है? सारे ही तत्सम बता रहे हैं, यानी कि एक तरीके से संस्कृत के बताने हैं। क्षेत्र मुक्ता पर्ण, पूष मोलश्री नैन, नीम नारियल धतूरा, गेह जेठ छाहो। देखो अब जो है ना क्षेत्र है, क्षेत्र संस्कृत का वर्ड है जिसको हम एरिया बोलते हैं ना, क्षेत्र। फिर है मोहल्ला भी बोलते हैं, क्षेत्र भी बोलते हैं। मुक्ता पर्ण, अब देखो पूष है, जो पूष को है ना हम क्या कहते हैं संस्कृत में? पोष कहते हैं। ठीक है। जो कि हमने है ना अभी स्टेट में एक कोई सा प्रीवियस पेपर था तो उसमें ये दे रखा था हमें, तो इसको पूष को क्या बोला गया है? पोष बोला गया है। तो हमारा ये तो होगा नहीं, क्यों? ये जब ये हमारा तत्व हो गया तो ये हमारा संस्कृत का वर्ड हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। नीम नारियल धतूरा, अब ये नीम नारियल धतूरा, इनको हम ये वर्ड जो है ये तत्व है, तो ये भी हमारे क्या है? संस्कृत के नहीं है। अब देखो गेह जेठ और छाह, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र मुक्ता पर्ण, पर्ण मीन्स भी पत्ता होता है, मुक्ता भी होता है, तो ये हमारा जो है संस्कृत के वर्ड है, तत्सम के वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 109 क्या कहता है कि भाई ये बताना है कि भाई सुमेलित करने हैं हमें। ठीक है। तो सुमेलित करेंगे, चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले है हमारा चारण काल। तो चारण काल, देखो चारण काल किससे सम्मिलित हो रहा है? चारण काल होता है हमारा क्रिएशन से, यानी कि है ना जो आदिकाल है ना उसको ही ये सारे नाम दिए गए हैं इन कवियों के द्वारा। ठीक है। तो हमें बताना है कि ये नाम कौन से कवि ने कौन सा नाम दिया है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चारण काल दिया गया है क्रिएशन जी द्वारा। ठीक है। उसके बाद आदिकाल किस कवि ने दिया है? आदिकाल दिया है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
फिर है वीरकाल। वीरकाल किसने दिया है? वीरकाल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और वीर गाथा काल ये दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो फ्रेंड्स इन दोनों में है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वीरकाल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है और वीर गाथा काल ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है हमारा। कै का 2 है, ख का 1 है। देखो कै का 2 किसका है? कै का 2 एक ही का दे रखा है। ठीक है, ये जो कि ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसमें मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, जो कि गलत है, अशुद्ध है। देखो, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा। देखो क्या कह रखा है इसमें कि हमें अशुद्ध बताना है कि वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट करी, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, वह 20 दिन तक अपने ही घर में कैद रहा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जो कि गलत है। उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट करी, आपत्ति प्रकट की, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ये गलत हो जाएगा, यही अशुद्ध वाक्य है। बाकी वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, ठीक है, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो उसने इन बात पर आपत्ति इन नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे इस आना चाहिए कि उसने इस बात पे क्योंकि एक के बारे में बात कर रही है ना, तो उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट करी, तो ये हमारा ये इस होता ना तो ठीक हो जाता, यहाँ पे इन दे रखा तो हमारा इसलिए गलत हो गया ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये राइट हो गया, क्योंकि अशुद्ध ही पूछा है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 111। ये क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है। तो देखो कवितावली है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, पौरुषेय रामायण है। तो देखिए हम बताते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन नंबर है ना 4 है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि है ना देखो कवितावली, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न ये तीनों ही क्या हैं हमारे तुलसीदास द्वारा रचित हैं। लेकिन जो पौरुषेय रामायण है ना, ये पौरुषेय रामायण जो है ये हमारे तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो अगर तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है तो ये किसके द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स ये हमारे हो जाएंगे नरहरि दास। ये जो है ये नरहरि दास द्वारा रचित है, कौन सा? पौरुषेय रामायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 112। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। देखो समुच्चय बोधक मैंने आपको बताया था, समुच्चय बोधक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ना, वो होता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो इन्होंने नहीं बताया कि किस में नहीं है। तो देखिए चलते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं कि ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। देखो इसमें और आ गया, यानी कि जुड़ रहे हैं इसमें, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि ये तो हमारा गलत है नहीं, तो ये हमारा है ठीक। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, अब ये किंतु से जोड़ दिया, दो वाक्य किससे जुड़े हैं? किंतु से, तो ये भी हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। परिश्रम करो ताकि जीवन में सफल हो सको, अब ये ताकि है, ये भी ताकि से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। लेकिन देखो 4 देखो, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, इसमें तो ना तो कोई दो वाक्य दिखा रखे हैं, ना ही ऐसा कुछ दिखा रखा है कि जिससे ये जुड़ा हुआ हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ना ये राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था और नहीं है ये। ठीक है, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 113। ये क्या कहता है, देखिए नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? तो ये जो चीज़ है किसके बारे में कही है फ्रेंड्स? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा की गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा नहीं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा नहीं। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है और किसका फ्रेंड्स ये बताना है। समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक क्या होता है, यानी कि जिसको है ना मतलब कि सुनने में समान लगे, दिखने में भी समान लगे और जो है भिन्नार्थक हो, जिनका अर्थ भिन्न हो, यानी कि जो सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा समश्रुत भिन्नार्थक हो जाएगा। अब देखो क्या है कि शब्द युग्म में कौन सा विकल्प सही, अब हमें इसमें से सही बताना है। ठीक है, तो चीर चीर, कपड़ा अधिक, नीरद नीरज नीरद, ये क्या है, कमल बादल, मेधा मेध, यज्ञबुद्धि, सर्व सर्व, शिव शिव सब। देखो अब इन्होंने क्या कहा है, चीर चीर, जो ये चीर होता है ना फ्रेंड्स, ये चीर होता है, इसका मतलब होता है पुराना। ठीक है, इसका मतलब होता है पुराना। उसके बाद ये चीर होता है ना, इसका मतलब होता है कपड़ा। तो इन्होंने फ्रेंड्स ये गलत दे रखा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में क्या है कि नीरज और नीरद। तो फ्रेंड्स ये जो नीरज है, नीरज का अर्थ कमल होता है और नीरद का अर्थ बादल होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो मेधा मेध, मेधा मेध भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो मेधा है ना, इसका अर्थ बुद्धि होता है। ठीक है, मेधा में दोनों का ही अर्थ बुद्धि होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर है ऑप्शन नंबर 4, सर्व और सब लिख रखा है इन्होंने, सर्व और सब। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो सर्व और सर्व, इसमें लिखा है शिव और सब। देखो इस सर्व का माने होता है सब और इस सर्व का माने होता है शिव। तो फ्रेंड्स इन्होंने अलट पलट के दे दिया ये, तो ये भी क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ये बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि नीरज का अर्थ कमल होता है और नीरज का अर्थ बादल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी विकल्प में सभी ध्वनियाँ तालव्य हैं। तालव्य का अर्थ होता है फ्रेंड्स, तालव्य किसको कहा गया है, एक मिनट, तालव्य किसको कहा गया है, तालव्य कहा है इन्होंने तालु को। ठीक है, तालु को कहा गया। अब देखो क्या है कि सभी ध्वनियाँ तालव्य होनी चाहिए। अब तालव्य है ना, जो सेकंड नंबर पे आता है, मैंने आपको बताया था कि पहले पे आता है कंठ और सेकंड पे आता है तालु। जो मैंने अभी टेबल बताई थी ना आपको कचट तप वाली, तो पहले पे कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। ठीक है, तो सेकंड पे तालु। अब जो है ना, जो कैच है, अब जो कै वर्ग है वो तो कंठ में आता है, तो कै वर्ग में जहाँ पे भी कै वर्ग हो वो नहीं आएगा। तो कै वर्ग तो इन चारों में से किसी में भी नहीं दे रखा। अब तालु, तालु में ना चय वर्ग आता है। ठीक है, चय छय जय जन, जो चय वर्ग है ना वो तालु में आता है। अब इसमें से चय देखो, इसमें भी चय है, छय है, लेकिन शय नहीं है। ठीक है, एक मिनट, देखो इसमें ना चय है, छय है, लेकिन चय नहीं है। ठीक है, इसमें चय है, जय है, शय नहीं है, जय झय सह नहीं है और चय झय है नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या रखा है कि भाई जो ये क्या कहते हैं, ये जो ये है ना, ये अलग है, ये कचट तप वाले में नहीं है, क्योंकि शय स है, ये कचट तप वाले में नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये देखा। अब देखो ये तो इनसे हम नहीं पहचान सकते चय वर्ग से, क्योंकि इन सब में जो ये शय श से है ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि अब कचट तप का तो सिर्फ पै तक था। ठीक है, अब जो है इसमें ये जो शय वाली लाइन है ये किस में आएगी, देखो मैं आपको बताती हूँ। जो शय आता है ना, शय, ये किस में आता है, मूर्धा में। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो शय आता है शलगम वाला, तो ये किस में आता है फ्रेंड्स, ये आता है तालु में। ठीक है, एक मिनट, ये आ जाता है हमारा तालु में। उसके बाद ये जो स है, ये सफ़ेदी वाला स, ये किस में आ जाता है फ्रेंड्स, ये आता है हमारा दंत में। और है किस में आता है कहाँ से निकलता है, कंठ से।
जब आपको ना पता हो ना फ्रेंड्स, तो आप है ना इन वर्डों को ना बोल के देख लिया करो, इन वर्ण को, कि भाई गले से कहाँ से आवाज़ आ रही है, जीभ से आ रही है, तालू से आ रही है, कंठ से निकल के आ रही है, तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या पूछा, तालव्य पूछा है ना, तो तालु से हमारा श है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो च है, ज है, ये तो तालु से है ही, लेकिन श है वे वो भी तालु से है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 116 क्या कहता है कि विप्लव गायन कविता का मूल भाव है। तो इसका मूल भाव क्या है कि अवसरवादिता के प्रति व्यंग्य, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता, ब्रह्माचार के प्रति आक्रोश या नगरीय संस्कृति के प्रति व्यंग्य। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो 2 राइट हो जाएगा कि जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता किसका मूल भाव है, विप्लव गायन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 117। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्प प्राण है। सभी स्पर्श अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण बताने हैं भाई, इसमें से कौन से हैं अल्प प्राण। ठीक है, तो देखो श से है, फ ब द क ग ट और न ल र स्पर्श अल्प प्राण। देखो अल्प प्राण महाप्राण तो मैंने आपको बताई थी कौन से हैं। ठीक है, स्पर्श जो होते हैं वो भी वही होते हैं जो स्पर्श अल्प प्राण, जो स्पर्श वाले होते हैं, जो कचटतप वाली लाइन जो बताई है ना मैंने, वही होते हैं। अब देखो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 राइट। ठीक है, क्योंकि देखो कै है, कै एक तो स्पर्श में भी आता है और दूसरा है ना अल्प प्राण है। जैसे मैंने आपको बताया अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। अब यहाँ से कै ख ग घड़े, तो ये तो जो कै है ना ये अल्प प्राण भी है। गै है, गै भी तीसरे वाले में देखो कै अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, फिर अल्प प्राण, गै भी हो गया। ठीक है, और फिर ये जो टै है ना, टै किस में आता है, टै भी हमारी कचटतप वाली लाइन में आता है ना, टै पहले वाले में, तो अल्प प्राण में ही आता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि यही हमारे तीनों ही क्या है, अल्प प्राण में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा 118 क्या कहते हैं कि पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। ठीक है, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्रों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ये जो है ना ये लाइन आपको कहाँ से मिलेगी, ये लाइन आपको दे रखी है एनसीईआरटी की। और कौन सी एनसीईआरटी की, 6th क्लास की जो वसंत की बुक है ना, तो उसमें ये चैप्टर है। और ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और ये है ना पत्र लिखते हैं किसको, उस चैप्टर में अपनी बेटी को पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें वो उन्हीं से ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है ये राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स आप अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एनसीईआरटी की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 6 की, तो आप देख लेना अगर आपका मन करे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119 जो कि है निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है। जो कि हमें बताना है कि चौथा सप्तक के कवि नहीं है। अवधेश कुमार, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, विजय देव नारायण शाही। तो इन चारों में से कौन से हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है विजय देव नारायण शाही। ये हमारा राइट हो जाएगा। क्या कि भाई ये जो है चौथा सप्तक की कवि नहीं है। तो फ्रेंड्स आप है ना जब ये ऐसे क्वेश्चन करो ना तो ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो, क्योंकि जो अवधेश कुमार है, सुमन राजे हैं, राजेंद्र किशोर है, यानी कि ये 3 तो हैं ही ना चौथा सप्तक में। तो आपको ये याद रह जाएगा कि अवधेश कुमार, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर ये चौथा सप्तक के कवि हैं। जो नहीं है वो विजय देव नारायण शाही है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 120। ये क्या कहता है कि आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है। तो फ्रेंड्स इससे ही नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है हमारा भट्ट नायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है चंदले लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात ते लजात चंद देखो मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें अलंकार बताना है। दीपक, विभावना, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति। तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले दीपक अलंकार करते हैं। दीपक अलंकार होता क्या है, ये क्या होता है कि जब किसी पद में प्रस्तुत पदार्थ उपमेय या जो प्रस्तुत पदार्थ या अप्रस्तुत पदार्थ दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है,
यानी कि जब क्या होता है कि किसी पद में कोई, जैसे ये हमारे लिए पंक्तियाँ ही हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि किसी पद में प्रस्तुत पदार्थ यानी कि जो हमारे सामने हमें दे रखा है और अप्रस्तुत पदार्थ जो नहीं है, तो दोनों के लिए ही धर्म जो है ना एक जैसा ही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दीपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। विभावना अलंकार क्या होता है, विभावना अलंकार कि भाई कार्य की कमी में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन, कि भाई कार्य जो है ना, कार्य के अभाव में वो कार्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसका वर्णन किस में किया जाता है, अविभावना अलंकार में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, इसमें उपमान में उपमेय की संभावना बताई जाती है, ठीक है। फिर है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें ना जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग, यानी कि है ना जो भी हमें पंक्तियाँ या पदार्थ दिए हुए हैं, तो उससे जो वो दिया हो ना, उसके अगर हम अलग जानबूझ के उसका अर्थ अलग निकाल ले और वो ना बता करके कोई दूसरा बताएं, तो वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट। चंदते लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात ते लजात चंद देखूं मैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो अलंकार है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो कि है विभावना अलंकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा 122। ये क्या कहता है कि राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, पुष्य, सरहपाद, कबीर और शालिभद्र सूरी। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें 2 है ना, वो राइट हो जाएगा, सरहपाद। जो कर्णहपा सरहपा होते हैं ना, इनको ही क्या कहा जाता है, इनमें से जो सरहपा है इसको ही क्या कहा जाता है, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है लोकगीत के संबंध में असंगत कथन है। देखो फ्रेंड्स वैसे तो ये चैप्टर है ना क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ये जो क्वेश्चन है आपका लोकगीत, आप देखना ये न्यू पैटर्न के हिसाब से शायद 13 चैप्टर है, और वैसे पुराने चैप्टर के हिसाब से ये 14 या 15 कुछ ऐसा ही चैप्टर है, ठीक है। तो आप देखना अब देखो ऑप्शन देखते हैं। लोकगीत तो आपको वैसे भी पता है कि लोकगीत क्या होता है, कि जो है ना लोकगीत जनता में, ठीक है, आम घरों में आम बोलचाल में ऐसे ही गाया जाए वो लोकगीत होता है। देखो जैसे लोकगीत जनता का संगीत है, बिल्कुल राइट है कि कोई भी जनता कोई भी आम लोग इसको गा सकते हैं। लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि है ना लोकगीत है ना इसमें कोई साधना की ज़रूरत नहीं होती, जिसका मन करे ना वही गा लेता है, ना कोई साधना की ज़रूरत होती है, ना कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है इसमें। अब देखो वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि लोग है ना जो अपने हर जगह जगह क्षेत्र में हर क्षेत्र में अपने अपने जो लोकगीत होते हैं, ठीक है, गाँव में देहातों में। फिर लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई जब होली आती है तो उसके अलग गीत होते हैं, बसंत जो आती है, ठीक है, दिवाली पे या हर कोई भी ऋतु आती है तो उसके अलग अलग, तीज आती है उसके अलग गीत होते हैं हर मतलब कि क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, त्योहारों और अवसरों पर गाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ना ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी साधना या प्रैक्टिस, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ना ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से है, और फ्रेंड्स मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है जो कि हमारी 6th क्लास की अभी चल रही है, चैप्टर ख़त्म होने वाले हैं उसमें 6th क्लास में, और ऐसे ही मैं फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब की एनसीईआरटी आपको 1 by 1 करवाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं उसको भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 124। तो ये क्या कहता है कि इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है। तो ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ये किसके मतलब किसके लिए है, इन्होंने किसके लिए ये बात कही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन चारों में से ये चीज़ किसके लिए कही गई है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कथन कि इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य के को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किसके प्रति कहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति कहा है।
ठीक है। एक बात और फ्रेंड, जो कि है ना, हम जब ये प्रीवियस पेपर करते हैं तो इसमें ये जो कथन दिए गए हैं या जो रचना दी गई हैं या जो मैचिंग के दिए गए हैं कि सुमेलित कीजिए, तो है ना ये है ना आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो, ठीक है, जिससे आपको ना ये चीज़ें याद रह जाएंगी कि भाई इसकी रचना ये है, इस कवि की रचना ये है, इस कवि ने कौन सा कथन क्या रखा है, किसने किसकी क्या आलोचना करी है। तो आप एक तरीके से बना लोगे ना तो आपको रीडिंग में भी आसानी रहेगी और आपको वो चीज़ याद भी रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 125। ये क्या कहता है, 125 है जो, देखो कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये बताना है कि किस कवि की हैं ये पंक्तियाँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं, भगवती चरण वर्मा की है, नरेश मेहता की हैं या कुंवर नारायण जी की हैं। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ जो हैं, ये पंक्तियाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि है भगवती चरण वर्मा की। कौन सी पंक्तियाँ हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा जी की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 126। ये क्या कहता है, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई इसमें बताना है माधुर्य गुण। देखो माधुर्य गुण मैंने आपको पहले भी बताया था कि माधुर्य गुण कौन सा होता है, जिसमें प्रेम की बातें होती हैं, ठीक है, प्रेम प्रसंग या प्रेम की बातें होती हैं। देखो, सिखा दो ना मधु कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। सेकंड है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पर पथ पर आता, ठीक है। फिर थर्ड है जो कि थर्ड क्या है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनी सी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंदुबी दीनी, मनसा बिसल विजय कह कीनी। फिर है फोर्थ कि विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद, यह किसका यह अनंत यौवन, अरे अस्थिर यौवन। तो ये जो ऑप्शन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 126 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हर गीति का छंद का लक्षण नहीं है। तो देखो मैंने आपको जो पीछे PYQ करवाया था ना PGT का, तो उसमें मैंने आपको डिटेलेड करवाई थी, जो कि हरी गीत का छंद की। तो देखो उसमें क्या क्या है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर गीति का छंद में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। फिर है 16-12 पर्यतीत होती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि इसमें है ना 16-12 पर्यती होती है। फिर उसके बाद है अंत में लघु गुरु 15 मात्रा होती हैं। अंत में जो लघु गुरु है तो उसमें 15 मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल ठीक है, यह मात्रिक विषम छंद है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कौन सा इन्होंने बताया कि नहीं बताना है हमें कि जो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है ना 4 ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि है ना यह मात्रिक विषम छंद नहीं है, यह मात्रिक सम छंद है, ठीक है। विषम नहीं है, यह सम छंद, यह एक सम मात्रिक छंद है, ऐसे हैं, ठीक है। तो विषम जो है गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं, तो नहीं का भाई नहीं होता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 128। इसमें क्या कहा है कि जब प्रस्तुत उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा। तो फ्रेंड जब मैंने अलंकार वाला जो क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने आपको ये करवाए थे कि भाई जब प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक धर्म कथन किया जाए, यानी कि जो अप्रस्तुत चीज़ है उपमेय है और अप्रस्तुत चीज़ है जो उपमान है, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत, तो इनका एक ही धर्म बता दिया जाए, एक ही साधारण धर्म होता है, तो वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है दीपक अलंकार होता है, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 129। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स देखो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है कि जिसमें है ना पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद यानी पहले का पद, एक तो हम इससे पहचान सकते हैं, दूसरा हम किससे पहचान सकते हैं कि भाई है ना कोई भी वर्ड होता है तो उसके आगे उपसर्ग लगा हो, ठीक है। अगर उपसर्ग लगा है तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है,
ठीक है, देखो आप देखते हैं कि बेशक, देखो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है शक के आगे बे, ठीक है। तो ये जो उपसर्ग लगा हुआ है तो इससे भी हम पहचान सकते हैं मृत्यु पर्यंत। अब इसमें ना मेन जो मतलब कि दो दो वो उत्तर पद और पूर्व पद दो हैं। जैसे पूर्व मीन्स होता है पहला पद, उत्तर मीन्स होता है जो पीछे वाला दूसरा पद होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि या तो पूर्व पद मेन होना चाहिए, उपसर्ग भी होना चाहिए। तो देखो पूर्व पद मेन क्या है, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु यानी कि मेन चीज़ है, मृत्यु पर्यंत, ठीक है। तो मृत्यु जो है मेन चीज़ होगी, प्रधान होगी। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है दोनों में, ठीक है। तो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भला मानस। अब भला मानस में ना तो कोई उपसर्ग है भाई, ठीक है, ना ही कोई मतलब कि पूर्व पद प्रधान है। इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान है, यानी कि मानस, मानस के बारे में कहा गया ना कि वो भला है। तो फिर ये क्या हो गया, ये हमारा अव्ययी भाव समास नहीं है, ना भर सके, ठीक है। तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है देशांतर हर रोज। देशांतर में भी क्या है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ना इसमें पूर्व पद प्रधान है। हर रोज, हर भी नहीं है, देखो हर में हर रोज, तो ये हर किसके लिए आया, रोज के लिए आया गया कि डेली के लिए। तो जी रोज के लिए आया, तो हमारा पूर्व पद प्रधान नहीं है इसमें भी, क्यों, पूर्व पद प्रधान होना चाहिए। उसके बाद आप बीती, आप बीती और प्रत्यागमन। देखो प्रत्यागमन हो सकता है क्योंकि इसमें ना प्रति आ गया, प्रति उपसर्ग आ गया, लेकिन जो आप बीती है ना वो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो कोई उपसर्ग है और ना ही इसमें पूर्व पद प्रधान है, बल्कि बीतने पे ही बात की गई है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर है ना वो 1 राइट हो जाएगा, ये बिल्कुल ही हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 130। तो 130 क्या कहता है, देखो इसमें भी हमें मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। देखो सुमेलित कीजिए, श्रुति कटुतव। देखो फ्रेंड्स ये भी है ना एक तरीके से ग्रामर का क्वेश्चन है ये, जो कि है दोष। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैम ये जो दोष का टॉपिक है ये आप डिटेलिड करवाइए, तो आप कमेंट में लिख देना, जिससे मुझे पता चले और मैं आपके लिए ये दोष का टॉपिक डिटेल में करवा सकूँ, ठीक है। देखो अब क्या है कि भाई श्रुति कटितव दोष, क्लिष्टतव दोष, च्युत संस्कृत दोष और ग्राम्यतव दोष, इन चारों में से ऑप्शन देखो हमें अब मैच करने हैं। तो देखो क्या कह रखा है कि प्रेम शक्ति से चीर निरस्तर हो जावेगी पाशवता, कवि से कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयो उत्कृष्टता करती विचारा उत्कृष्टता, लचकती कैसी सुधर मन हर रही यह कमर, अहि रिपु अपति तीय सदन है मुख तेरो रमणीय। तो ये किसका, देखो जो श्रुति कटुतव है ये दोष किसका है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है क्लिष्टतव दोष। तो ये क्लिष्टतव दोष है, ये किससे मैच हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो जाएगा, जो कि है अहि रिपु पतितीय सदन है मुख तेरो रमणीय, ठीक है। फिर जो हमारा 3 है ये क्या है, च्युत संस्कृत दोष। तो ये च्युत संस्कृत दोष जो है ये किससे मैच हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से, जो कि हमारा प्रेम शक्ति से चीर निरस्तर हो जावेगी पाषाणता। फिर है ग्राम्यतव दोष। ग्राम्यतव दोष जो है ये किससे मैच हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एक ही ऑप्शन हमारा रह गया है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है लचकती कैसी सुधर मन हर रही है कमर, ठीक है। तो चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखो कै का 2 है हमारा और ख का 4 है, इन्हीं दो से पता चल जाएगा कै का 2 और ख का 4 किसका है। देखो कै का 2 और ख का 4, तो फ्रेंड्स यही हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें कहीं पर भी कै का 2 नहीं है, कहीं पर भी ख का 4 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है ना यही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 131। तो ये क्या कहता है, देखो कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है, जो हमें बताना है कि ये कृत प्रत्यय नहीं है, ठीक है। देखो प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के किसके पीछे जुड़ते हैं, मूल शब्द जो है उसके पीछे जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यय के भी भाई 2 हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इस तरीके से 2 प्रत्यय के भी 2 भेद हैं, जो कि कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, और फिर इनके भी कृदांत होते हैं और तद्धिदांत प्रत्यय होते हैं। अब देखो कृत प्रत्यय क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जो है ना
सिर्फ धातु के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। धातु के पीछे लगने वाले क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। कोई भी धातु हुई उसके पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, धातु वो होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं। अब देखो इसमें जो है चाल, चाल क्या है, चल, चल क्या है, धातु है। तो इसमें भी क्या है भाई, हमारा प्रत्यय जुड़ गया, चाल बन गया, ये प्रत्यय जुड़ गए, तो ये हमारा कृत प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई, पढ़ाई जो है इसमें क्या है, पढ़ धातु है, इसमें आई जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये भी हमारा कृत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि झुकाव, झुकाव क्या है भाई, झुकना, झुकना भी क्या है, झुक, ये क्या है, ये हमारी धातु हो गई, तो धातु में क्या है, ये जुड़ गया प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय वाला जुड़ गया, तो ये भी हमारी धातु के पीछे जुड़ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी राइट है। मतलब कि जो इन्होंने नहीं पूछा है ना, तो पांडित्य, पांडित्य में क्या होगा भाई, पांडित्य में तो कुछ भी नहीं है, पांडित्य तो पंडित के पीछे लगा हुआ है ना, तो ये इसमें इसीलिए जो ये पांडित्य एक तरीके का ना भाववाचक संज्ञा में आता है, लेकिन है ना ये जो कृत प्रत्यय है इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पंडित है ना कोई भी धातु नहीं है, इसीलिए ये इसके पीछे नहीं जुड़ेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये ही राइट हो जाएगा। चल, पढ़, झुक, ये ही हमारी धातु हैं, तो धातु के पीछे लगने वाले जो होते हैं हमारे कृत प्रत्यय होते हैं, और जो किसी भी धातु के पीछे नहीं लगते हैं, ये संज्ञा, सर्वनाम या और क्रिया के पीछे लगते हैं ना, वो कौन से हो जाते हैं, वो हमारे तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। तो आप याद रख लेना कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम उनके पीछे लगते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, इनके पीछे लगते हैं, वो कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, और जो धातु के पीछे लगते हैं वो होते हैं हमारे कृत प्रत्यय, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 132। तो ये क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, हमें बताना है इनमें से संधि विच्छेद किसका सही नहीं है। देखो मार्त प्लस मार्तंड का है मार्त प्लस अंड, जगन्नाथ का है जगत प्लस नाथ, निर्उदम का है निर प्लस उदम, और सन्मार्ग का है सत्न प्लस मार्ग। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 132 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं बताया ना, तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखो गलत कैसे हुआ, देखो जैसे इसमें तो जो री की मात्रा ऊपर लगा रखी है और इसमें नीचे दे दी, तो ये यहीं से ही गलत हो गया, ठीक है। देखो जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। निरुद्धम, नीर प्लस उद्यम बिल्कुल ठीक है, सत प्लस मार्ग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और कि जहाँ पे है ना ये तय दे दिया, रे दे दिया, तय दे दिया, मतलब कि जो भी आगे व्यंजन दे दिया, ठीक है, और व्यंजन के नीचे लगा दिया हलंत, ठीक है, यानी कि वो वर्ड जो है आधा हो गया, यानी कि तय है ना ये आधा हो गया, न रे है ये भी आधा हो गया, तय है ये भी आधा हो गया। तो जब जिसमें आगे व्यंजन की साउंड आती है और पीछे क्या हो, कुछ भी हो, चाहे स्वर हो व्यंजन हो, जैसे ये न है, ये ऊ है, ये मैं है, तो स्वर व्यंजन जो हो तो हमारा ये सारी संधि क्या हो जाएंगी, ये सारी फिर व्यंजन संधि ही हैं, ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 133। निम्नलिखित में से किस शब्द में बै उपसर्ग नहीं है, इसमें बताना कि बै उपसर्ग किस में नहीं है। देखो बै नाम, बै खैर, बै दस्तूर और बै पोती, तो फ्रेंड्स कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ना वो पोती कोई भी इसमें मेन वर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो जो बनाम है बिना नाम के, बेखैर बिना खैर के, उसके बाद बदस्तूर बिना दस्तूर के, तो ये इसीलिए ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बाकी ये सारे इन सब में बै उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 134। ये क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 1। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका है ना, मैंने 2000 अभी तक 2019 और 20 के करवाए हैं, तो उनमें से रिपीटेड का क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड, ये यहाँ इसमें, ठीक है। तो आप उनको एक बार देख लेना, जिन्होंने जो मैंने अभी करवाई हैं 2019 के 20 के 4 पेपर हैं, जो कि हमारा TGT PGT दोनों के हैं, तो आप उनमें देख लेना कि भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल ही रिपीटेड है। तो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, और आप अभी जो पेपर होगा हमारा, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, क्या पता कोई सा क्वेश्चन वैसे का वैसे उठ के आ जाए जैसे इसमें आया हुआ है, ठीक है।
क्योंकि कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 343(1). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 135। करते अभिषेक प्योद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद है। अब इनमें क्या बताना है? हमें छंद बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोहा है, रोला है, उल्लाला है और वंशशत है। मैं आपको बता दूँ, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है कि भाई इसमें है ना 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में तो है ना फ्रेंड्स कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में किसकी बता रही हूँ मैं? दोहा की बता रही हूँ आपको। ठीक है, और जो देखो पहले और तीसरे चरण में होती है 13 मात्राएं, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है ना उसमें कितनी 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये दोहा है कि दोहा में पहले और तीसरे में होती है 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं, और अंत में क्या होता है? लघु होता है इनके में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? रोला। रोला में क्या होता है? रोला छंद, इसमें क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा था हरगीतिका छंद में कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ये देखो, यह क्या है? एक सममात्रिक छंद होता है, सम और मात्रिक। और ये भी मात्रिक वगैरह ये भी मेन है, क्योंकि है ना कोई वार्णिक छंद भी हो सकता है, कोई मात्रिक छंद भी हो सकता है। तो जो रोला है ये एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, दूसरी है, इसमें कितनी मात्राएं होती है? इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती है, और इनके जो विषम चरणों में देखो मैं आपको बता देती हूँ, विषम चरण में कितने कितने 11। ठीक है, और जो सम चरण है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। अब ये आप कैसे समझो कि विषम सम? अब देखो, जो कि आपको पता है कि विषम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, जैसे ओड इवन आप बोलते हो ना, तो उनमें देख लेना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से चरण में कौन सी होती है। तो विषम और सम चरण ये होती है विषम में 11 यानी कि पहले और तीसरे में, और ये होती है सम चरण में यानी कि दूसरे और चौथे में। तो आप इसको रोला छंद को ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद आ जाता है जो 1 मिनट, और एक चीज़ हो रहा है इस रोले में कि जो 11 और जो 13 होती है ना, इस पे यति विराम लग जाता है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि यति विराम कब लगता है? 11 और 13 मात्राओं में क्या लगता है? इनमें जो है यति विराम होता है। ठीक है, 11वीं और 13वीं में यति विराम हो जाता है इनमें। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपना जो है उल्लाला। ये उल्लाला छंद क्या होता है भाई फ्रेंड्स? उल्लाला छंद में क्या होता है कि इसमें है ना 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, और 15-13 के क्रम में होती है। जैसे कि है ना पहले और तीसरे चरण में इसमें 15-15 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं किसमें होती है? उल्लाला में। ठीक है, और दूसरे और चौथे में होती है 13-13 मात्राएं। ठीक है, 13-13 मात्राएं। तो ये मेन होती है फ्रेंड्स, इनको आप याद रख लेना बिल्कुल कि पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं किस में होती हैं? ये होती है हमारी उल्लाला में, और दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं, ये भी इसी में ही होती है। ठीक है, और ये भी कौन सा छंद होता है? एक सममात्रिक छंद होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी एक सममात्रिक छंद होता है। अब है 4 क्या है? वंशज छंद। वंशज छंद क्या होता है कि इसमें भी क्या होते हैं फ्रेंड्स? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। इसके लिए इतना ही बहुत है जानना। ठीक है, कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि हमारा जो ये पंक्तियाँ हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है उल्लाला छंद। ठीक है, कि करते अभिषेक प्रयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद कौन सा है? उल्लाला छंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 136। देखो, किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? ये बताना है कि किस में पर उपसर्ग नहीं है। देखो, परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, पराक्रम, पराभूत, परकीय, परसाल। सब में ना देखो पर है, यानी कि इसमें हम कहेंगे पर प्लस उपकार। ठीक है, पर प्लस जीवी, पर प्लस देश, पर प्लस तंत्र, पराक्रम। यहाँ इसमें ना इसमें परा है। ठीक है, परा उपसर्ग है, परा प्लस कर्म, परा प्लस भूत, पर प्लस किया, पर प्लस साल। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, जो ये हमारा 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ना परा उपसर्ग है, पर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो नहीं ही पूछा, हमारा ऑप्शन आंसर जो है 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि प्रेमचंद के फटे जूते निम्न निबंध में परसाई जी ने क्या व्यंग्य किया। देखो ये प्रेमचंद के फटे जूते है ना फ्रेंड्स, दोनों तीनों पेपर में आ चुका है, पीजीटीके में भी आया है, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई, परसाई का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, हरिशंकर परसाई है। ठीक है, तो परसाई जी ने क्या व्यंग्य किया है, धार्मिक पाखंड पर, अंधविश्वास, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर, और सामाजिक शोषण पर। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3, जो कि दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया है। किसके, प्रेमचंद के फटे जूते। ये निबंध किसका है, परसाई जी का है, हरिशंकर परसाई जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 ये क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध पैशाची अपभ्रंश से है। पैशाची अपभ्रंश से इनमें से कौन सी भाषा है, पहाड़ी है, मराठी है, लहंदा है, उड़िया है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो कि है लहंदा। ये पैशाची अपभ्रंश से है निकली हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 139 ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है। राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है, इनमें से बतानी है। एक तो है ना राजस्थानी बोली कौन सी होती है फ्रेंड्स, पश्चिमी बोली होती है। तो हमें ये बताना है कि भाई है ना पश्चिमी बोली कौन सी नहीं है। देखो मेवाती है, मालवी है, हड़ौती है, मगही है। तो राजस्थान में मेवाती बोल जाती है, मालवी भी, हड़ौती भी, लेकिन जो मगही भाषा है ना ये नहीं है। और ये कौन सी भाषा हो जाती है, ये हमारी पूर्वी भाषा हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है ना 4 राइट हो जाएगा, जो कि है मगही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 ये क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद बताना है। न्यून, नी जमा में ऊन, मतक्य, मत जमा में एक क्या, मोहदारी, महा जमा में उदारी है, एक एक, एक जमा में एक। देखो क्या कहता है कि न्यून जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि नी जमा में ऊन है ना, जो ऊ होता है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, ये ऊन जो है ये बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से होगा, तो हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा। मतक्य भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मत जमा में एक क्या ना ए पे ऐसी मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी कै पे लगी है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये ए पे आएगी। ठीक है, तो एक के में ऐसे होगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। फिर महोदार्य, महा जमा में औदार्य है, तो औदार्य में भी फ्रेंड्स 2 मात्रा लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए भी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो एक एक क्या हो जाएगा, एक जमा में एक, ये बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, अब देखो इन्होंने, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है ना कौन कौन सी संधि आ जाती है। देखो नी जमा में ऊन, मैंने आपको बताया था नी जमा में ऊन, तो नी से क्या निकला ई, और यहाँ से निकला ऊ। ठीक है, तो ये क्या हो गया। और एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि है ना किसी भी आधे वर्ण के बाद क्या आ जाता है, ये, रे, ले और वे। ठीक है, रे को तो फिर भी, ले को तो फिर भी नहीं, ये, रे और वे, किसी भी आधे वर्ण के बाद ये 4 जो हैं, ये 4 या 3 हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो वो हमारा कौन सा संधि हो जाती है, उसमें हमारी यण संधि हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद होगा, तो ये हमारी कौन सी संधि है फ्रेंड्स, ये हमारी यण संधि है। उसके बाद है मतक्य। मतक्य का भी आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो कि मतक्य ना, ये जो ऊपर की 2 मात्राएं होती है ना, ये वाली, किसी में भी ये आ जाए तो ये हमारी कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स, ये हमारी होगी वृद्धि संधि। कौन सी होगी, ये हमारी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो हमारा मतक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब देखो महोदार्य है, महाजमा में औदार्य है। अब इसमें भी ये 2 हैं। ठीक है, 2 मात्राएं आ गई, यानी कि या तो एक ही हो या फिर इसकी हो। ठीक है, बड़े ए और बड़े ओ की हो, तो ये दोनों ही क्या होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। और अगर एक होती फ्रेंड्स, यानी कि देखो मैं आपको बताती हूँ कि मान लो ये नहीं होती, ठीक है, ये नहीं होती, एक मात्रा नहीं होती, तो फिर कौन सी होती, अगर एक मात्रा होती यहाँ पे, जैसे ये डबल है ना, तो डबल नहीं होती, एक होती, तो वो कौन सी हो जाती, तो वो हमारी एक ये, या फिर एक ये हमारी फिर गुण संधि में आ जाती और अर्ध। ठीक है, यानी कि ऋषि वाला होता है ना, ये हमारी फिर गुण संधि में आ जाती है अगर ऐसी मात्राएं मिलती तो। ठीक है, अब देखो एक क्या है, एक इसमें भी 2 हैं, ये भी हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि हमारी इसमें भी वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि है, इसमें वृद्धि, ये है, ये यण संधि है। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसमें 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी ही संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 141।
ये क्या कहता है कि देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आप उन PYQs को प्लीज़ दोबारा से जाके देखिए, जिसने नहीं देखा है वो देखना ज़रूर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, मैंने आज के पेपर में ही देखे हैं कि जो कि रिपीटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, देवनागरी लिपि बाएं से दाहिने की ओर को लिखी जाती है, यानी कि जो हमारा यहाँ हम इधर से लिखते हैं ना, तो ये हमारा बायां हो गया और ये दायां हो गया, तो बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती है। बिल्कुल ठीक है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है। तो फ्रेंड्स, जो ये क्या बोला है कि देवनागरी लिपि की वर्णमाला जो ध्वनि है वो क्या है, प्रधान है। तो यही जो है ना, यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो, देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलने लगता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ये राइट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। राइट मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा, वैसे ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई कठपुतली कविता के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये NCERT का है और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। और रिपीटेड किस में है, जो कि आपके PYQs है ना, मैंने आपको 2019 से स्टार्ट किए थे बताने, मतलब कि 19 से PYQ कराने स्टार्ट किए थे, और ये जो पेपर करवा 2021 का है। और इसमें देख लो, अभी से ही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो कृपया करके इनको अच्छे से पढ़े, बिल्कुल ही अच्छे से। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाए ना कि ये क्वेश्चन PYQ का है, तो जब तक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, कठपुतली के रचयिता कौन है। ऋतुराज, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण या केदारनाथ अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा है ना 142 का आंसर कौन सा हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जो है कठपुतली के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 143। निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। इंदा प्रत्यय देखो, गोविंदा, शर्मिंदा, बशिंदा, परिंदा। तो इनमें से कौन सा, किस में प्रत्यय नहीं है, कौन सा इंदा प्रत्यय। तो हमारा देखो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। गोविंदा जो पूरा प्रॉपर एक नाम है, तो इसमें कोई भी इंदा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 144। ये क्या कहता है कि भाई इसमें है ना व्याभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो देखो, व्याभिचारी भाव कौन सा होता है, व्याभिचारी भाव को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, और ये जो संचारी भाव है, ये क्यों कहा जाता है, मतलब कि ये किसके हैं, ये रस के भेद है। ठीक है, जो हमारा रस पढ़ते हैं ना ग्रामर में, तो उसके भेद है। देखो, अब ये संचरणशील मनोविकार है, ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है। ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। बाकी ये जो है ये गलत हो जाए, सॉरी, ये जो है ये बिल्कुल राइट नहीं है। ठीक है, ये राइट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे राइट हैं। ठीक है, इसमें असंगत पूछा है, तो असंगत जो हमारा जो नहीं मिल रहा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है वज्राहत। वज्राहत क्या है कि वज्राहत शब्द में कौन सा समास है, इसमें से समास पूछा है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। देखो, वज्राहत क्या होता है, वज्र से आहत। आप अगर आपको है ना समास नहीं समझ में है ना, तो आप उसको क्या करो, उसका विग्रह करके देख लिया करो। ठीक है, जिससे आपको है ना समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है ये। देखो, अब क्या, वज्र से आहत, वज्र से आहत से किस में आता है, देखो कर्मधारय समास में नहीं होता, क्योंकि कर्मधारय में तो कर्म धारण करने वाला होता है। अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि भी उपसर्ग होते हैं या फिर पूर्व पद प्रधान होता है। फिर बहुव्रीहि समास में ना तो उत्तर पद प्रधान होता, ना पूर्व पद प्रधान होता, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, जैसे कि भाई आपको गजानन बता दें। ठीक है, उसके बाद है, फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें भाई ये जो कारक प्रधान होता है ना, मतलब कि जिसमें कारक होते हैं, जैसे कर्म ने, कर्ण से, इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, वज्राहत। वज्राहत जो है वज्र से आहत, यानी कि से किस में है, इसमें अव्ययी भाव समास में नहीं है, बहुव्रीहि समास में नहीं और कर्मधारय समास में नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, वो राइट हो जाएगा, जो कि है तत्पुरुष समास। ठीक है, और ये भी तत्पुरुष से किससे है, ये भी तत्पुरुष से, कौन से उससे है, तो करण का, जो करण तत्पुरुष समास है ना, तो उससे है ये संबंधित, क्योंकि करण का है से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
जो कि हमारा 146। ये क्या कहते हैं, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं। कैदी और कोकिला एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने ये कविता लिखी है, जो कि कैदी और कोकिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 147। तो इसने क्या पूछा है कि बन बितान रवि ससी दियो, फल भख सलील परवाह, अवनी सेज पंखा पावन, अब न कछुक परवाह। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है फ्रेंड्स? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, जो कि इसमें है शांत रस है। देखो कोई श्रृंगार की बात नहीं की गई, कोई हंसी ठठेली की बात नहीं, कोई दुख वुख की बात नहीं की गई है, इसमें हमारा जो है शांत रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो अब क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? एक कहानी यह भी उसने कहा था, मेरे बचपन के दिन लाख की चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मेरे बचपन के दिन। ये किसकी है? ये हमारी महादेवी वर्मा जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्या कहता है कि 149, पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो देखो पूर्वी हिंदी का जो है वो किससे? मागधी से, अर्ध मागधी से, शोरशानी से, पैसाची से। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा, पूर्वी हिंदी का संबंध अर्ध मागधी से है। और मागधी भी कौन सी है? ये हमारी पूर्वी हिंदी की भाषा है, तो हमारा अर्ध मागधी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 50। अब जो 50 क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हमें ये सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। जो देखो ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये किससे मैच हो जाएगा? एक मिनट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये किससे मैच हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। आप देख भी सकते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ऑप्शन नंबर 3 से हैं, जो कि है हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जो आलोचनात्मक इतिहास है वो किसके द्वारा रचित है? वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है, ठीक है। तो आइए मैच करते हैं हम हमारे ऑप्शन से। तो देखो कै का क्या हुआ है? 4, ठीक है। खे का क्या हुआ है हमारा? 3। इन्हीं 2 से कर लेते हैं हम। कै का 4 और खे का 3 कौन सा होता है? देखो कै का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 2 तो हमारे कट हो गए। और खे का 3 क्या है? सिर्फ इसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आपके जो 150 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। और आपका ये जो 2021 का पेपर है टीजीटी का, ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताना। और आप अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए है PYQs की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं 2021 का जो PGT का है वो भी करवाने वाली हूँ। और 2022 और 23 के जो PYQs हैं दोनों की, TGT और PGT के करवाने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।